चिंचू इस समय अपने फ्लैट पर था और बचे कुचे बालों पर मोटे दांत का कंघा फेर कर उन्हें संवारने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी औलाद नहीं हुई थी। कभी उसे अपनी मर्दानगी पर शक होता था तो कभी अपनी पत्नी के बांझपन पर। फिर जब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा तो उसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। प्रभात होने को जा रही थी। 2 घंटे पहले उसको फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि इस्पाती किले में किसी लड़की ने न जाने कैसे आंखों में धूल झोंक कर अंदर प्रवेश पा लिया है। लेकिन पहरेदारों की सतर्कता काम आई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई गंभीर बात नहीं हुई थी। वो लड़की जासूस हो सकती है। कृपया आकर उसकी पहचान की जाए। उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। उसने तानली, वांग, चांग, होंगहू और चिंगो को फोन करके तुरंत इस्पाती किले पहुंचने का आदेश दे दिया था। कह दिया था कि वहां पहुंचकर किसी की शिनाख्त करनी है। कविता कत्याल को गिरफ्तार होने की बात सुनकर चांग की तो हालत पतली हो गई थी। रात को वो करंट का मेन स्विच ऑफ करके तुरंत वापस अपने फ्लैट पर पहुंच गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी बखेड़े में उसका नाम आए। और अब मन ही मन बेहद घबरा रहा था। चिंचू ने शीशे के सामने खड़े होकर आखिरी बार खुद को निहारा। फिर मन ही मन सोचा कि अभी भी वो कई नौजवान युवतियों के दिल जीत सकता है। फिर बाहर निकल जाने के लिए दरवाजा खोला। पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। बदन कंपकपा उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। उसकी टांगें कांपने लगी। देखकर ऐसा लगता था जैसे लकवा मार गया हो। सामने गोरखा खड़ा था। गोरखा, तुम? वो फटी फटी आंखों से बोला। हाँ, मुझे ही गोरखा कहते हैं। पहचान लिया? कहकर गोरखा ने उसे अंदर की ओर धक्का दिया। फिर अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। चिंचू की आंखों में खौफ था। गोरखा ने आगे बढ़कर उसके सर पर दोनों हाथों से पकड़ा और अंगूठे का दबाव कनपट्टी पर डाल दिया। चिंचू उसके बंधन में मचला, फिर तुरंत ही बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गया। उसे अपने बचाव के लिए जरा भी मौका नहीं मिला। सब कुछ सेकंडों में हो गया था। और वैसे भी गोरखा को एकाएक सामने पाकर उसका नाश्ता हजम हो गया था। गोरखा ने उसके कपड़े उतारे और उसे बाथरूम में पटक कर बाहर से लॉक कर दिया। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थिरक रही थी। अगला दृश्य। चिंगो ने घबराकर रिसीवर क्रेडल पर रखा। अभी अभी चिंचू का फोन उसे मिला था। उसकी बात से साफ जाहिर था कि कविता कत्याल अपने काम में असफल रही थी और गिरफ्तार हो गई थी। न जाने अब क्या होगा। वो सूखे होंठों पर जुबान फेरने लगा। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो। दूसरी ओर से होंगहू था। बुरी खबर है। होंगहू आगे भी कहना चाहता था, किंतु चिंगो गहरी सांस लेते हुए बीच में ही बोल पड़ा। जानता हूं, चीफ ने फोन पर बताया था। निसंदेह वो कविता कत्याल ही होगी। मैं आ रहा हूं, एक साथ चलेंगे। इतना कहकर होंगहू ने संबंध काट दिया। चिंगो ने रिसीवर रखकर यूशी पर नजर मारी। वो सो रही थी। वो खुद तैयार होने लगा। पहले पूरा मामला जान लेना चाहता था, फिर टोनी जैक को बताना चाहता था। कहाँ जा रहे हो? टोनी का ठंडा स्वर उसे सुनाई पड़ा। वो कांप उठा। नजर घुमाकर देखा तो टोनी उंगलियों में रिवॉल्वर नचाते हुए उसे ही देख रहा था। चाहकर भी वो कुछ कह न सका। मैंने कुछ पूछा था? चिंगो दिल कड़ा करके बोला। कविता कत्याल के बारे में जानने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि खबर मिली है कि वो गिरफ्तार हो गई है। टोनी का चेहरा कठोर हो गया। आंखों में खूनी झलक आ गई। इधर आओ। इतना कहकर वो वापस कमरे में प्रवेश कर गया। चिंगो ने धीमे से अंदर प्रवेश किया तो देखा कि जैक आंखें मलता हुआ उसे देख रहा था। वो सोया उठा था। टोनी ने उसे सारी बात बता दी थी। आखिर तुमने दिखाई दिया कि चीनियों की कितनी औकात होती है। जैक खतरनाक भाव से उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला। उसके इरादे खतरनाक नजर आ रहे थे। चिंगो कांप उठा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो अपनी ही गलती से गिरफ्तार हुई है। चिंगो का सर खोखला था।
चटाक। एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जैक का पड़ा। वो 2 कदम लड़खड़ाता वो पीछे हो गया। फिर जैक आगे बढ़ा। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। वो दांत भींच कर बोला और जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। टोनी के हाथ में पकड़े रिवॉल्वर की उसने परवाह नहीं की। बेहतर होगा कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम लोगों को और सहन नहीं कर सकता। जैक ठिठक गया। फिर कहर भरे स्वर में बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे महू से इतना प्यार हो गया है कि उसकी जुदाई अब मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने पास पड़े महू को उठा लिया। टोनी ने अपनी लात उसके रिवॉल्वर पर मारी। वो छिटक कर दूर जा गिरी। लेकिन चिंगो का ध्यान महू पर था। नहीं। उसका सर कांप उठा। आंखें छलछला उठी। महू को कुछ मत कहना। मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, वो मत भूलो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। चिंगो का स्वर भर्रा गया था। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठता चला गया। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी बची कि वो खड़ा रह सकता। मोह अभी भी जैक की बाहों में सोया हुआ था। उसने उसे आराम से पलंग पर लिटा दिया। तुम्हारे बस में यही एक तुम्हारे में बस एक यही बुरी बात है, तुम बहुत जल्दी मोह के बारे में भूल जाते हो। चिंगो दांत भींचे खड़ा हुआ, कुछ न बोला। दूसरा फोन किसका था? होंगहू का। वो भी यहीं आ रहा है। हम दोनों का इरादा एक साथ इस्पाती किला जाने का है। होंगहू आ रहा है? टोनी धीमे से बुदबुदाया। फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने जैक की ओर देखा। उसकी बुदबुदाहट सुनकर जैक ने उसका आशय समझ लिया और आंखों ही आंखों में उसे सहमति भी दे दी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, समझे? टोनी मुस्कुरा कर बोला। लेकिन हम वहां ना पहुंचे तो इस बारे में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चिंगो याचना भरे स्वर में बोला। जैक आगे बढ़ा और ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता हुआ बोला, जवाबदेही तुम लोगों को नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग इस्पाती किले में नहीं पहुंचोगे, लेकिन चिंगो और होंगहू पहुंचेंगे। समझे कुछ? जैक का स्वर दरिंदगी भरा था और टोनी की आंखों में चमक उत्पन्न हो गई थी। तभी कॉल बेल बजी। होंगहू आ गया था। अगला दृश्य। कविता कत्याल कुर्सी पर बंधी हुई थी। रस्सियां इतना कसकर बांधी गई थी कि वह हिल भी नहीं सकती थी। केवल गर्दन ही आजाद थी। बंधे हुए 8 घंटे हो चुके थे। शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था और उसके सामने तानली, वांग, चांग, होंगहू और चिंगो खड़े थे। सबकी नजरें उस पर जमी हुई थी। एक परेशानी यह भी थी उसके सामने। मन ही मन घबरा रही थी। तानले आंखें आगे बढ़ा और नीचे झुककर आंखों से आंखें मिलाता हुआ बोला, तुम्हारे देश का रूस के साथ अभी गुप्त समझौता हुआ है। हम वही जानना चाहते हैं। कविता कत्याल ने उसे घूरा। तुम सब बेवकूफ हो। जो तुम लोग समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, और जो हूं वो समझ नहीं रहे। कविता कत्याल ने भन्याए हुए स्वर में मुस्कुरा कर कहा। तानले चीख कर चीखा, शट अप। तुम हिंदुस्तानी एजेंट कविता कत्याल हो, समझी? चिंगो को तुमने गिरफ्तार किया था। वो इस बात का गवाह है। क्या अब भी तुम यही कहती हो कि तुम्हारा हिंदुस्तान से कोई संबंध नहीं? बिल्कुल। चटाक। उसके समझने से पहले ही तानली का चांटा उसके गाल पर उंगलियों के निशान छापता चला गया। कविता कत्याल के होंठों से दबी सी चीख निकली। आंखों के सामने लाल पीली रोशनियां चमकने लगी, फिर तुरंत ही ठीक हो गई। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगी। बोलो, अब क्या इरादा है? उसका स्वर कहर से भरा हुआ था। वही जो पहले था। शटअप। तानली मुठ्ठियां भींच कर रह गया। चिंगो आगे आया। ये ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर उसने कविता कत्याल के बाल पकड़ लिए। अगला दृश्य। चिंचू ने किले में प्रवेश करके कार रोकी और तेजी से अंदर की ओर बढ़ा। उसका चेहरा देखकर किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। जो मिलता सैल्यूट देता गया।
वो एक कमरे के सामने पहुंचकर ठिठका। कमरे के बाहर खड़े पहरेदार को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। पहरेदार ने फौरन दरवाजा खोल दिया। चिंचू अंदर प्रवेश कर गया। यह वही कमरा था जहां कविता कत्याल प्रवेश करने की सोच रही थी, लेकिन पकड़ी गई थी। कोडवर्ड के स्पेशलिस्ट डायरी में लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। चिंचू को अंदर प्रवेश करते देख वो सब ठिठक गए। वो कागज पर कुछ लिखने में व्यस्त थे। क्या हो रहा है? टूटते ही चिंचू बोला। सर, डायरी को समझने की कोशिश की जा रही है, उनमें से एक ने कहा। क्या समझे अब तक तुम? उसका स्वर कठोर हो गया। अभी तक तो कुछ नहीं सर, लेकिन आशा है कि कुछ घंटे पश्चात हम इसे समझने में सफल हो जाएंगे। जब 10 दिन में कुछ ना समझ पाए तो अब कुछ घंटों में क्या समझ जाओगे? चिंचू व्यंग से बोला। विदेशी एजेंट डायरी को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। सर, हम कोशिश तो कर रहे। चुप रहो। असफलता छुपाने की कोशिश मत करो। डायरी मुझे दो। चिंचू ने उखड़े स्वर में कहा। सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उसने कुछ कहना चाहा। मुझे क्या विश्वास दिलाओगे? वो व्यंग से बोला। तुम मेरे इसी प्रश्न का उत्तर दे दो कि गिरफ्तार होने वाली लड़की अंदर कैसे प्रवेश कर गई? लोहे की दीवारों में करंट दौड़ रहा है, मेन गेट पर जबरदस्त पहरा है। बोलो। वो सब चुप रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोगों में से कोई गद्दार है। चुप्पी छाई रही। मुझे यह हरगिज पसंद ना होगा कि गद्दार की वजह से डायरी हाथ से निकल जाए। डायरी दो। मुझे अभी औरों से भी निपटना है। एक ने कंधे उचकाए और मेज की ओर बढ़ा। मेज की ड्राज खोलते ही उसने पड़ा रिवॉल्वर निकाला और एक झटके के साथ चिंचू की ओर तान दिया। कौन हो तुम? चिंचू चौंका। ये क्या हरकत है? मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा, दांत किटकिटाते हुए उसने कहा। मैंने पूछा है कौन हो तुम? तुम सीक्रेट सर्विस के चीफ नहीं हो सकते? चिंचू के माथे पर बल पड़ गए। ओह, अब समझा। तो तुम हो वही गद्दार। मैं पूछता हूं कौन हो तुम? बताओ वरना गोली मार दूंगा। शट अप। चिंचू चीखा और फिर मुड़कर उसके साथियों से बोला। पकड़ लो इसे, ये गद्दार है। सब असम सब असंभव भरी नजरों से कभी चिंचू और कभी अपने साथी को ओर देखते। वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए, आदेश माना जाए या नहीं। चिंचू फिर चीख पड़ा। मैं कहता हूं पकड़ो इसे, ये गद्दार है। उनमें से एक हिचकिचाकर आगे बढ़ने को हुआ। तुम में से कोई भी नहीं हिलेगा। समझने की कोशिश करो। सीक्रेट सर्विस के चीफ के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हमसे डायरी ले सके। अगर उसे जरूरत होती तो हमें ऊपर से आदेश होता। चीफ ये बात जानता है, और ये जो इंसान सामने खड़ा है, ये इस बात को नहीं जानता। उसकी बात को उसके 3 साथियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस तर्क में वास्तविक दम था। चिंचू को लगा कि मामला गड़बड़ा गया है, तो उसने तुरंत रिवॉल्वर निकाली। पिट पिट 4 बार धीमी सी आवाज हुई और चारों गिरकर तड़पने लगे। फर्श खून से लाल हो गया। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा था। चिंचू की आंखों में चमक उत्पन्न हो गई। वो आगे बढ़ा और मेज पर बिखरे कागजों को देखने लगा। उन्हीं में से डायरी मिल गई। होठों पर विजय से भरी जहरीली मुस्कान थिरक उठी। डायरी और रिवॉल्वर को जेब में डाला, फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया। फिर पहरेदारों से बोला, वो सब व्यस्त हैं, उन्हें तंग न किया जाए। ओके सर। चिंचू आगे बढ़ गया। उठते कदमों में घबराहट नहीं थी। फिर घूमते घुमाते वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। ठीक उसी समय चिंगो कविता कत्याल के बाल पकड़ रहा था। क्या हो रहा है? सबकी नजरें चिंचू पर अटक गई। चिंगो ने कविता कत्याल को छोड़ दिया। अपना मुंह नहीं खोल रही चीफ? तानली कविता कत्याल को घूरते हुए बोला। तानली पर नजर पड़ते ही चिंचू मन ही मन चौंका। चिंगो और होंगहू को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। फिर वो ठठाकर हंस दिया। कमरा साउंड प्रूफ था।
आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सब आश्चर्य से चिंचू को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक चीफ को क्या हो गया है। कहीं पागल तो नहीं हो गया। तुम में से जिस किसी को अपनी जान प्यारी नहीं वो मेरे सामने आए, चिंचू हंसी रोक कर बोला। उसके इस प्रश्न पर सब आश्चर्यचकित रहे। मैं समझा नहीं चीफ, आप कहना क्या चाहते हैं? तानली आंखें मिचमिचाकर बोला। उत्तर में चिंचू ने अपने सर पर पड़ी बालों के वेग और चेहरे से रबड़ की पतली झिल्ली उतार दी। सबके मुंह से आश्चर्य मिश्रित चीखें निकल गई। मुंह खुले के खुले रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। चिंचू के चेहरे के पीछे गोरखा का चेहरा था। एकाएक तानली संभला और रिवॉल्वर निकालकर गोरखा की ओर तान दी। अब तुम नहीं बच सकते गोरखा, अपने हाथ ऊपर उठा लो। गोरखा ने उसे घूरा। तानली सकपका उठा। वो फिर हंस पड़ा। अब ये ड्रामा छोड़ो माइक, खतरा हम सबके सर पर है, गोरखा मुस्कुराकर बोला। तानली के रूप में माइक बौखला उठा। उसे आशा नहीं थी कि वो पहचान लिया जाएगा। बाकी सब आश्चर्य में डूबे हुए थे। कोई बात नहीं गोरखा, माइक अपने आप को संयत करके बोला। तुम्हें गोली मारने से अमेरिका की सरकार एक बड़ा इनाम देगी मुझे। अब वो असली आवाज में बोल रहा था। माइक, गोरखा ठंडे स्वर में बोला, मैं अभी 4 खून करके आ रहा हूं। यहां से कुछ दूरी पर एक कमरे में लाशें पड़ी हैं। यह खबर फैलते हुए देर नहीं लगेगी और इस किले में 1000 के लगभग हथियारबंद सिपाही हैं। अगर अपनी जान बचा सको तो यही बहुत है। इतना कहकर वो कविता कत्याल को खोलने लगा। माइक ने कुछ सोचकर रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। कविता कत्याल आजाद हो गई। गोरखा की ओर देखकर धन्यवादी नजरों से मुस्कुराई। गोरखा ने सिर हिला दिया और फिर चिंचू का मेकअप अपने चेहरे पर सेट करने लगा। फिर वो अपने अकड़े शरीर को ठीक करने लगी। चिंगो व होंगहू ने एक दूसरे को देखा। लगता है अब हमें भी सामने आना ही पड़ेगा। यह आवाज जैक की थी। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गई। मैं जानता था कि तुम लोग वो नहीं हो जो तुम बने हुए हो, माइक मुस्कुराकर बोला। यानी? होंगहू के मुंह से टोनी का स्वर निकला। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन इतना जरूर जानता था कि कविता कत्याल तुम्हारी साथी है, माइक कहते हुए मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कोई कुछ बोला, गोरखा बोल उठा। अब हमें यहां से निकलना चाहिए, कोई भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। आधे घंटे पश्चात वो सभी किले की सरहद से दूर थे। गोरखा ने इशारे से कविता कत्याल को समझा दिया था कि डायरी उसके पास है। कविता कत्याल और गोरखा की कारें रुकी। दोनों बाहर निकले। तभी टोनी जैक की कारें भी रुक गई। चारों इकट्ठे हो गए। उन सब ने अपना मेकअप उतारा। तभी माइक की कार तेजी से निकली और आगे बढ़ती चली गई। उसने रुकना मुनासिब न समझा। अगर उसे मालूम हो जाता डायरी गोरखा के कब्जे में है तो शायद वो कुछ कर दिखाता। ये लो डायरी। गोरखा ने मुस्कुराकर डायरी को कविता कत्याल की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू गोरखा। कविता कत्याल ने डायरी ले ली। उसकी आंखों में खुशी से चमक उत्पन्न हो गई थी। टोनी व जैक आश्चर्य से डायरी को देख रहे थे। गोरखा, तुमने डायरी कहां से मारी? टोनी ने आश्चर्य से बोला। जवाब में गोरखा मुस्कुरा कर रह गया। अगला दृश्य। तानली को होश आया। दोनों हाथों से उसने सर को थाम लिया। वो बुरी तरह दर्द हो रहा था। वहां बुरी तरह दर्द हो रहा था। आंखें खुल नहीं पा रही थी। सर के पीछे घूमड़ सा निकल आया था। बीती बातें उसे याद आने लगी। वो समझ गया कि इस समय वो किसी की कैद में है। न जाने किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसके फ्लैट के भीतर हमला कर सके। उसने अधखली आंखों से कमरे का निरीक्षण किया। वो खाली था। उसमें कोई सामान नहीं था। फिर वहीं एक कोने में पड़ा सिर्फ वही एक और कोने में पड़ा हुआ था। कांपती टांगों से वो उठ खड़ा हुआ। वो काफी देर बेहोश रहा था। सही समय का अनुमान नहीं लगा सका। तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वो खुला हुआ था। उसने अपनी जेबें टटोली। रिवॉल्वर मौजूद थी। शायद कैद करने वाले ने तलाशी नहीं ली थी। सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। रिवॉल्वर पाकर उसका हौसला बुलंद हुआ।
उसने हाथ में लिए दर उसे हाथ में लिए दरवाजे के पास पहुंचा। चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। एकाएक न जाने क्या ख्याल आया। उसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला। होंठों से निश्वास निकल गई। चैम्बर खाली था। सारी गोलियां निकाल ली गई थी। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। रिवॉल्वर हाथ में लिए कमरे से बाहर निकल गया। ये एक छोटा सा मकान था जिसे उसने पूरी तरह छान मारा, मगर वहां इंसान तो क्या परिंदा भी नजर नहीं आया। ना ही कोई ऐसा निशान नजर आया जिससे ये जाहिर हो सकता कि वहां कोई रहता हो। फिर वो मकान से बाहर निकल आया। ये एक मध्यम वर्ग की कॉलोनी थी। उसे कैद करने वाला कौन हो सकता है? यूं सारा मकान खाली छोड़कर कहाँ चला गया? फिर उसे अपनी पत्नी फूमी का ध्यान आया। मन ही मन वो घबरा उठा। कहीं उस पर आक्रमण करने वाले की नजर कहीं उस पर आक्रमण करने वाले की नजर फूमी पर तो नहीं थी। ये बात दिमाग में घर करते ही उसने टैक्सी पकड़ी और आधे घंटे पश्चात वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाजा फूमी ने ही खोला था। उसे सामने पाकर उसे तसल्ली हुई। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं। उसने इस प्रश्न पर उसके इस प्रश्न पर वो आश्चर्य में पड़ गई। आज से पहले उसने ऐसी बात नहीं पूछी थी। तभी अंदर फोन की घंटी बजी। चाय बना लो, इतना कहकर वो फोन की ओर बढ़ गया। भूमि किचन में चली गई। हेलो। वो रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोला। दूसरी ओर बौखलाया हुआ चिंचू था। अभी भी वो अंडरवियर में था। उसे अभी अभी इस्पाती किले में हुई घटना की सूचना मिली थी। उसने वही सारी घटना तानली को दोहरा दी। तानली सिर पीट कर रह गया। चेहरा कठोर हो गया। गोरखा द्वारा ही हुई शिकस्त वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिस सीक्रेट डायरी को वो अपनी जान खतरे में डालकर हिंदुस्तान से ले आया था, उसे गोरखा ले उड़ा। रिसीवर इतनी जोर से क्रेडल पर पटका कि वो टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उसके चेहरे पर आए भावों में कोई फर्क न आया। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी हुई डाक पर पड़ी। वो कांपती टांगों से मेज के पास पहुंचा और डाक देखने लगा। आज वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। कोई काम का पत्र नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी उसका ध्यान डायरी पर था, जो कि पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। हालांकि चिंचू ने कहा था कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो इस्पाती किले में प्रवेश करके डायरी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए चीन से निकलना मुश्किल नहीं होगा। तभी उसके हाथों में एक लिफाफा आया। उस पर भेजने वाले का नाम टोनी जैक लिखा हुआ था। वो असमंजस में पड़ गया। उसे लगा ये नाम उसने कहीं सुने हुए हैं। इस बात पर ध्यान न देकर उसने लिफाफा फाड़ा। उसमें कोई पत्र नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी। ओ माय गॉडनेस, उसके मुंह से निकला। तस्वीर में चांग उसकी पत्नी फूमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। आंखों के सामने वो तस्वीर देखकर रंग बिरंगी रोशनियां नाचने लगी। कई पल वो तस्वीर को देखता रहा। आंखें फटी की फटी रह गई। एक तो डायरी का झटका, ऊपर से वो तस्वीर में अपनी बर्बाद हुई जिंदगी को देख रहा था। जिस पर उसे जिस पर उसने विश्वास किया, वही दगा दे गई। और चांग, जिसे अपना छोटा भाई माना, वही उसकी पत्नी से खेल रचाता रहा। जिसे अपना दोस्त माना, उसी ने उसकी इज्जत को उछाला। एक यार, वो भी गद्दार। आंखों में आंसू आ गए। निगाहें बराबर तस्वीर पर जमी थी। एकाएक वो ठठाकर हंस दिया। आंखों में आंसू और मुंह से ठहाका। वो बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके ठहाके तेज होते जा रहे थे। तभी दरवाजे पर फूमी नजर आई, हाथ में चाय का प्याला। उसको यूं ठहाके लगाते देखकर गहन आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर पर नजर पड़ते ही वो मन ही मन सिहर पड़ी। चाय का प्याला छलक गया। गर्म चाय हाथ पर पड़ी, लेकिन वो अवाक सी कभी तानली को ठहाके लगाते और कभी तस्वीर को देख रही थी। उसे अपना गला सूखता महसूस हो रहा था, जैसे कांटे चुभ रहे हों। टांगें कांपनी शुरू हो गई थी। एकाएक तानली की हंसी थम गई। उसका दिल धड़क उठा। फिर वो फफक फफक कर रो पड़ा। उसकी नज़र फूमी पर पड़ी तो वो ठहाके लगाकर हंसने लगा, जिसमें कि लगातार तेजी आ रही थी। देर तक तानली की यही हालत रही। फूमी ने मन ही मन गहरी सांस ली। फिर दरवाजे से टेक लगाकर हाथ में पकड़ी चाय के घूंट भरने लगी। वो जानती थी कि तानली पागल हो चुका है और अब उसे सैनिटोरियम की जरूरत है।
अगला दृश्य। गोरखा कार को ड्राइव कर रहा था। वो जानता था कि कुछ ही देर में डायरी गायब होने और कत्ल की खबर दूर दूर तक फैल जाएगी और उसके बाद नाकेबंदी चारों ओर कर दी जाएगी। ऐसा होने के पश्चात निकलना मुश्किल था। पिछली सीट पर टोनी, जैक, कविता कत्याल को बीच में बिठाए उससे प्यार भरी बातों में मशगूल थे और बात बात पर हंस देते। कविता कत्याल डायरी को कपड़ों के बीच छुपा चुकी थी। गोरखा के होंठ भिजे हुए थे और नजरें विंडशील्ड को चीरती हुई सड़क पर जमी थी। घटना को बीते 1.5 घंटा हो चुका था। वो जानता था कि अगर नाकेबंदी हो भी चुकी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कभी कभार बैक मिरर से पीछे देख लेता था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। चीन की सीमा आने ही वाली थी। तीनों पीछे बैठे हंस जरूर रहे थे, किंतु आने आने वाले अनजान खतरे से वो भी सचेत थे। कार की स्पीड देखकर कभी उनको भी डर लगने लगता था। उन्होंने गोरखा से इस बारे में कहा भी, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सुबह के 8 बज रहे थे। इसी कारण ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, वरना निस्संदेह एक्सीडेंट हो जाता। बल्कि एक दो बार होते हुए बाल बाल बचा भी। एकाएक तीनों खामोश हो गए। सामने कार, ट्रक और टेम्पुओं की लाइन लगी हुई थी। इसका मतलब खबर फैल चुकी है और चेकिंग हो रही है। गोरखा के जबड़े भिज गए। कार को वाहनों की कतार में जाकर रोक दिया। लाइन काफी लंबी थी। सब ड्राइवर बाहर खड़े एकजुट होकर बातें कर रहे थे। आखिर किसी प्रकार तो समय बिताना ही था। कार में कुछ पल चुप्पी छाई रही। गोरखा, यहां तो चेकिंग हो रही है, टोनी बेचैनी से बोला। गोरखा ने गर्दन मोड़ी और उसकी आंखों में घूरते हुए फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला, तो? उसकी आंखों में इतनी वहशी चमक थी कि टोनी मन ही मन सिहर उठा। जैक ने लापरवाही से सिगरेट सुलगा ली। वो आसपास का जायजा ले रहा था। कविता कत्याल गमगीन अवस्था में बैठी इन हालातों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगी। गोरखा लापरवाही से सीट पर पसरा और सिगरेट जलाकर कश लेने लगा। उसे लापरवाह देखकर टोनी मन ही मन खींच पड़ा। वो जानता था कि चेकिंग इतनी जबरदस्त है कि वो सब बच नहीं सकेंगे। खतरा जो सर पर मंडरा रहा था उससे गोरखा के अलावा सब परेशान थे। गोरखा धुएं के छल्ले बना रहा था। तुम कुछ करोगे भी या सिगरेट के साथ खेलते रहोगे? अचानक जैक बोला। स्वर में परेशानी का आभास सुनने वाले को महसूस हो रहा था। गोरखा ने उस पर नजर मारी, फिर मुस्कुरा पड़ा। तुम लोगों को मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, समझे? फिर क्या करने की जरूरत है? वो झल्ला कर बोला। सिर्फ अपनी अपनी रिवॉल्वर तैयार रखना, किसी और के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। गोरखा का स्वर ठंडा था। और अगर हम पकड़े गए तो? टोनी आंखें मिचमिचाकर बोला। नहीं पकड़े जाएंगे, गोरखा दृढ़ स्वर में बोला। अगर खुद पर इतना ही तुम्हें विश्वास है तो रिवॉल्वर निकालने की क्या जरूरत है? जैक गोल होंठ करके बोला। खुद पर विश्वास है तभी तो मैं रिवॉल्वर नहीं निकालूंगा, सिर्फ गाड़ी ड्राइव करूंगा और उनकी चलाई हुई कोई भी गोली मुझे छू नहीं सकेगी। अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो रिवॉल्वरें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। मुठभेड़ होगी? निसंदेह। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। गोरखा भी धीमे से कार आगे बढ़ाता जा रहा था। कार आगे बढ़नी शुरू हो गई। वो दोनों चुप कर गए और आने वाले खतरे से निपटने के लिए हाथ रिवॉल्वर पर चले गए थे। बातों में मशगूल ड्राइवर भी अब अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए थे। इतनी लंबी ट्रैफिक की लाइन देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि चेकिंग कितनी सख्त हो रही है। गोरखा का चेहरा सपाट था। सिगरेट के टुकड़े को बाहर फेंक चुका था। आने वाले खतरे के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा था। टोनी व जैक के दिल धड़क रहे थे। खतरों से तो वो निपटते ही रहते थे, किंतु ये खतरा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। कविता कत्याल को अपनी चिंता नहीं थी, उसे तो डायरी की फिक्र हो रही थी कि इतनी मेहनत से पाई गई डायरी हाथ से न निकल जाए। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि जान दे देगी लेकिन डायरी हाथ से नहीं निकलने देगी। गोरखा, कविता कत्याल ने कुछ सोचकर कहा, हम कार छोड़कर इस जंगल में निकल जाएं। कहते हुए उसने सड़क के दोनों ओर आ रहे जंगल की ओर इशारा किया। गोरखा के होंठों पर बचकाना मुस्कान आ गई। डियर कविता कत्याल,
ये सब जगह मेरे अनजान नहीं, चीन से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं चीन को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। चीन की सड़कें मुझे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। सिर्फ हम इसी सीमा से टक्कर लेकर निकल सकते हैं। किसी और दिशा में बढ़ना भी मौत को दावत है। कविता कत्याल चुप हो गई। वो जानती थी कि उससे अधिक जानकारी इस बारे में गोरखा को है। उसकी तो ये पहली चीन यात्रा थी। सामने नजर पड़ते ही तीनों के दिल धड़क उठे। उनकी कार अब तीसरे नंबर पर थी। गोरखा पहले की भांति शांत था। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 10 मिनट पश्चात उनका नंबर आ गया। आखिरी ट्रक निकला तो बैरियर गिरा दिया गया। गोरखा ने कार आगे बढ़ाई। ऑफिसर सड़क के बीचों बीच आकर कार को रोकने का इशारा करने लगा। गोरखा ने कार को धीमा कर दिया। ऑफिसर ने समझा वो कार रोक रहा है। इसी कारण वो सड़क पर ही कार की ओर बढ़ा। वो नहीं जानता था कि कार के रूप में सामने उसकी मौत है। एकाएक गोरखा एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। झटके के साथ कार उछली। सामने की ओर से आता हुआ चीनी अफसर संभल न सका। उसे नीचे रौंदती कार तेजी से आगे बढ़ी और लकड़ी के बैरियर से जा टकराई। ट्रैक लकड़ी का खंभा टूटता चला गया और कार आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ती गई। यह हादसा एक ही पल में हो गया। मामला समझते ही चौकी पर खड़ी पुलिस तेजी से जीप में बैठी और जीप आगे बढ़ा दी। सब कुछ क्षणों के भीतर हुआ। बैरियर पर मौजूद सब अवाक रह गए थे। जीप में एक इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल थे। हर कोई हथियारों से लैस था। सब दांत पर दांत भींचे सामने जा रही कार को घूर रहे थे। कार के नीचे आने वाला अफसर मर चुका था। खून से सड़क लाल हो रही थी। आंतों की झलक मौजूद लोग देख रहे थे। हर एक के चेहरे पर खौफ के भाव थे। गोरखा जबड़े भींचे तेजी से कार भगाया जा रहा था। आंखें कभी कभी बैक मिरर पर दौड़ जाती। जीप काफी फासले पर थी। हर क्षण थोड़ा बहुत रास्ता तय करती जा रही थी। कहाँ जीप और कहाँ कार। वैसे भी कार ज्यादा बेहतर हालत में नहीं थी। टोनी, जैक, कविता कत्याल के हाथों में रिवॉल्वरें आ चुकी थी। उनकी नजरें बराबर जीप पर जमी हुई थी जो कि पल प्रतिपल पास आती जा रही थी। गोरखा, कार तेज करो, जीप बहुत तेज है, कविता कत्याल चिल्लाकर बोली। जबड़े भिंचे होने के कारण चेहरे पर खून सिमट आया था। अब उसने बैक ग्लास पर नजरें दौड़ानी बंद कर दी थी और आंखें विंडशील्ड को चीरती हुई सड़क पर जमी थी। एक्सीलेटर पूरा दबाया हुआ था। जरा सा भी गड्ढा आने पर कार उछल पड़ती थी। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था तो सिर्फ जंगल या सपाट धरती जिसमें कांटेदार झाड़ियां लगी हुई थी। धाएं। तभी जीप से फायर हुआ और गोली डिग्गी में घुसती चली गई। टायर का निशाना लिया गया था, लेकिन दोनों वाहन तेज होने पर निशाना चूक गया। निशाना चूकता देखकर इंस्पेक्टर झल्ला पड़ा। गाड़ी तेज चलाओ ड्राइवर, और तेज, जहां तक हो सके तेज। ओके सर। फासला अब और तेजी के साथ कम होने लगा था। इंस्पेक्टर ने एक और फायर किया, लेकिन निशाना फिर चूक गया। उत्तर में टोनी ने खिड़की के जरिए रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकाला और फायर कर दिया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय गाड़ी उछली और जीप के टायर के बदले गोली पेड़ के तने में जा लगी। तभी टोनी को नीचे झुक जाना पड़ा। गोलियों की बौछार आई। पिछले शीशे से प्रवेश करती हुई अगले शीशे को तोड़ती हुई निकल गई। दोनों शीशे चकनाचूर हो गए थे। कई टुकड़े उनके ऊपर आकर गिरे। कविता कत्याल की पिंडली और जैक के दाएं हाथ से खून निकला। गोरखा गोलियों की आवाज सुनकर पहले ही झुक गया था। इसी कारण कार सड़क पर लहरा गई और सामने से तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक से टकराते हुए बेहद कठिनता से बची। गोरखा ने होंठ भींचकर हाथ स्टेयरिंग पर जमा लिए। विंडशील्ड और बैकशील्ड टूटने के कारण ठंडी हवा उनके बदन कंपाने लगी थी। जैक ने टूटे शीशे से हाथ बाहर निकाला, लेकिन गोली चलाते चलाते ठिठक गया। कारण था जीप के पीछे एक कार का प्रकट होना। कार की स्पीड बेहद तेज थी। उसकी स्पीड देखकर वो संदेह में पड़ गया। कविता कत्याल ने हाथ बाहर निकाला गोली चलाने के लिए, लेकिन जैक ने इशारे से मना कर दिया। उन तीनों की निगाहें कार पर जम गई। जीप को वो ओवरटेक करके अब उनकी ओर बढ़ी आ रही थी। सफेद कपड़े पहने उसे एक बूढ़ा ड्राइव कर रहा था। जैक ने गर्दन मोड़ी और गोरखा से संबोधित हुआ।
एक कार अचानक ही जीप के और हमारे दरमियान आ गई है। उसकी स्पीड बहुत तेज है। चंद ही पलों में वो हमें क्रॉस करेगी। इतना कहकर उसने फिर नजरें कार पर जमा दी। गोरखा ने आंखों की पुतलियां घुमाई और बैक मिरर में देखने लगा। कुछ सेकंड देखने के पश्चात नजरें सड़क पर जमा दी। आंखों में अजीब सी चमक आ गई और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। चेहरे की कठोरता में कोई परिवर्तन नहीं आया था। तीनों की नजरें तेजी से आती हुई कार पर जमी थी। जीप कार के पीछे रह गई थी। चमकती हुई नई कार भी चमकती हुई कार नई थी, इसलिए वो हवा से बातें कर रही थी। कार के ड्राइवर की आंखें सड़क पर जमी हुई थी। एक बार भी उसने कार पर निगाह न मारी। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगता था जैसे किसी स्टैचू को ड्राइवर की जगह बिठा दिया हो। दाढ़ी और मूंछों के कुछ बाल काले भी थे, किंतु सर के बाल सारे सफेद थे। उनकी कार के पास पहुंचते ही उसने हरकत की और हाथ में रिवॉल्वर आ गया। बिना एक क्षण गंवाए उसने कार के टायर का निशाना लिया, धाएं और गोली चला दी। खटाक की आवाज के साथ टायर के चिथड़े चिथड़े हो गए। कार डगमगा उठी, किंतु गोरखा को शायद इस बारे में पहले ही शक था। उसने दोनों पांव ब्रेक पर दबाए, एक हाथ स्टीयरिंग पर। तभी वो कार तेजी से पास से क्रॉस हुई। गोरखा ने रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकाला। धाएं धाएं 2 बार ट्रिगर दबाया। कार का कार का बूढ़ा ड्राइवर गोरखा को ही देख रहा था। उसने गोरखा की रिवॉल्वर वाली हरकत भी देखी, किंतु बचाव में कुछ न कर सका। उसी समय गोरखा के रिवॉल्वर से निकली दोनों गोलियों ने उसके पिछले टायर फाड़ दिए। कार की स्पीड बेहद फास्ट थी। एकाएक बिगड़े हुए संतुलन को वह संभाल न सका और सीधा सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। पेड़ जड़ तक हिल गया। बोनट उछलकर दूर जा गिरा और इंजन में आग लग गई। बूढ़ा हड़बड़ा उठा। कार की टंकी किसी भी समय फट सकती थी। इसके साथ ही उसका शरीर भी मांस के लोथड़े में परिवर्तित हो जाता। स्टेयरिंग भी आगे आ गया था, किंतु उसे न छू सका। वो तेजी से बाहर निकला और एक और भागने लगा। वो यही सोच सोच कर कांप उठता था कि अगर स्टेयरिंग उसकी छाती में धंस जाता तो। लेकिन अब उसे किसी बात की ज्यादा चिंता नहीं थी। आसपास घने घने पेड़ उगे हुए थे। वो सोच रहा था कि इन्हीं में लुप्त हो जाएगा, फिर उसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। उसे तेज रफ्तार से भागते हुए देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो बूढ़ा है। फायर के उपरांत गोरखा ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कार को ना संभाल सका और ना ही वो संभली। वो ढलान में उतरती चली गई। कुछ आगे जाकर वो रुकी। बिना एक क्षण गवाए वो चारों बाहर निकले। उनकी हालत खस्ता हो रही थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सिर्फ गोरखा के चेहरे पर ही ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि जाहिर हो कि वो परेशान है। उनके बाहर निकलते ही सड़क पर तेजी से जीप आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर कांस्टेबलों के साथ निकला। सबके हाथों में राइफलें थमी थीं, लेकिन वो कुछ भी न कर सके। उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। टोनी, जैक और कविता कत्याल ने रिवॉल्वरें सीधी की, मुख पर भयानक भाव लिए ट्रिगर दबा दिए। 3 शोले धाएं धाएं की आवाज के साथ निकले और 3 कांस्टेबलों की छाती चीरते हुए धंस गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अंगारा उनके सीने में समा गया हो। वो तड़प कर नीचे गिरे। चीख के कारण सारा वातावरण गरज उठा। आखिरकार वो तड़पते हुए शांत हो गए। चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। शायद उन्हें अभी भी अपनी मौत पर विश्वास नहीं था। राइफलें हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी थी। बिना किसी देरी के इंस्पेक्टर और बाकी बचा कांस्टेबल जीप की आड़ में हो गए, लेकिन ड्राइवर को मौका न मिला। इससे पहले कि वो भी आड़ में हो जाता, एक गोली धाई की आवाज के साथ आई। मरने से पहले तीनों कांस्टेबल चीखे तो थे, लेकिन ड्राइवर बेचारा चीख भी न सका। गोली सर में समा गई। गर्दन स्टीयरिंग पर लटक गया। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की आंखों में दहशत छा गई। चंद पलों में आंखों के सामने अपने 4 साथियों को मरते देख चुके थे। अब वो या तो खुद भी मरना चाहते थे या उन सबको समाप्त कर देना चाहते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में इस बात का फैसला कर लिया। चेहरों पर दृढ़ निश्चय के भाव आ गए। फायर करते ही तीनों पलटकर भागे। फायरों का अंजाम फायरों का अंजाम गूंजी हुई 3 चीखों ने बताया कि उनकी कोई गोली खाली नहीं गई। गोरखा उनसे 2-4 कदम आगे भाग रहा था। वो सब उसका अनुसरण कर रहे थे। पेड़, कांटेदार झाड़ियां, पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन,
कई बार वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे। गोरखा ने भागते भागते पलट कर पीछे मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हाथों में राइफल लिए भागते आ रहे थे, लेकिन वो बेहद दूर थे। फिर वो सब दाईं ओर मुड़े। उनकी सांस फूलने लगी, किंतु गोरखा संयत था। काफी देर तक वो भागते रहे, लगभग 15 मिनट तक। कविता, कत्याल, जैक व टोनी का तो बुरा हाल हो गया था। फिर गोरखा ने इशारे से रुकने को कहा। वो सब रुक गए। सांस चढ़ी हुई थी। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नजर नहीं आ रहे थे, शायद पीछे रह गए थे। वो बूढ़ा कौन था? कविता कत्याल खांफते हुए बोली। गोरखा के होंठों पर कड़वी मुस्कान दौड़ी। अभी मालूम हो जाएगा। क्या मतलब? कविता कत्याल चौंक कर बोली। वो अभी इधर से ही गुजरेगा, अगर उसे अपनी जान चीनियों के हाथों से बचानी है तो। साफ साफ कहो, मैं समझी नहीं। गोरखा चुप रहा। उसकी पैनी नजरें चारों ओर का निरीक्षण कर रही थी। तुम जानते हो वो बूढ़ा कौन है? टोनी ने पूछा। हाँ, अब ज्यादा मत पूछो, गोरखा उकता कर बोला। एकाएक गोरखा चौंका। उसे किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि निरंतर करीब आती महसूस हो रही थी। तुम सब पेड़ों की ओट में हो जाओ, वो बूढ़ा आ रहा है, गोरखा ने कहा। कोई जरूरी नहीं कि वो बूढ़ा हो सकता है वो इंस्पेक्टर उसका साथी हो, जैक बोला। वो बूढ़ा आ रहा है और उसके पास रिवॉल्वर भी है, छिप जाओ, गोरखा दांत भींच कर बोला। वो तुरंत पेड़ों की ओट में हो गए। सबके हाथों में रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी, लेकिन गोरखा खाली हाथ था। भागते कदमों की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वो निस्संदेह इसी ओर आ रहे थे। वो सब सावधान हो गए। तभी उन्हें पेड़ों की कतारों के बीच वो बूढ़ा भागता नजर आया। उसकी सांस फूल रही थी, हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी। वो आसपास भी देखता जा रहा था। उसके पास पहुंचते ही एकाएक गोरखा पेड़ की ओर से निकलकर सामने आ गया। दोनों हाथ कमर पर थे। बूढ़ा उसे सामने पाकर घबरा उठा। रिवॉल्वर वाला हाथ कांप उठा। इससे पहले कि भागते भागते किसी और दिशा की ओर मुड़ता, टोनी, जैक, कविता, कत्याल निकलकर सामने आ गए। वो ठिठक गया, चेहरा सफेद पड़ गया। गहरी गहरी सांसें लेता हुआ सूखे होंठों पर जीभ फेरने लगा। झुके हुए रिवॉल्वर वाले हाथ को उसने एक बार भी उठाने की कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ उनको निहारता रह गया था। हेलो माइक, गोरखा कहर भरे स्वर में बोला। तुम ठीक तो हो ना? माइक? तीनों चौंक पड़े। उन्होंने स्वप्न में भी आशा न की थी कि वो माइक होगा। टोनी, जैक का तो मन किया कि रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में घुसेड़ दे, किंतु अपनी इस इच्छा को दबा कर रह गए। कविता कत्याल का हाथ बरबसी कपड़ों में छुपी डायरी पर चला गया। हो सकता है माइक को मालूम हो गया हो कि डायरी उसके पास है। कोई जरूरी नहीं, किंतु उसे तो केवल इस खतरे के प्रति सावधान रहना था। माइक उसके खतरनाक स्वर को सुनकर मन ही मन सेहर उठा। क्या कर भी कुछ कह न सका। उसकी सर्द आंखें गोरखा के चेहरे पर जमी रही। माइक, गोरखा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ठंडे स्वर में बोला। मैं जानता था तुम यहीं से गुजरोगे, क्योंकि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यहां से कुछ दूर बहती नदी, सिर्फ उसी के सहारे तुम चीन की सरहद से दूर जा सकते हो। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। कहते कहते एकाएक गोरखा ठिठक गया। उन सबके उन सबको भागते कदमों की आवाजें आने लगी। जल्दी छिप जाओ, ये पुलिस के कदमों की आवाज है। सब एक बार फिर पेड़ों की ओट में हो गए, माइक भी। गोरखा उससे कुछ ही दूरी पर था और रिवॉल्वर उसी की ओर तनी हुई थी। वो अपने आप को विवश अनुभव कर रहा था। पेड़ के पीछे छिपते ही टोनी ने सिगरेट सुलगा ली थी। बहुत देर से सिगरेट ना पीने के कारण तलब उठ रही थी, और के पेड़ के पीछे से धुआं निकलते देखकर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ठिठक गए और फिर दबे कदमों से पेड़ की ओर बढ़ने लगे। तिरछी नजरों से सिर्फ माइक ही उनकी हरकतों को देख रहा था। बाकी सब ऐसी सिचुएशन में थे कि ओट से बाहर निकलने के पश्चात ही उन्हें देख सकते थे। माइक को लगा कि यही समय है भागने के लिए उपयुक्त। गोरखा की नजरें माइक पर और कान आहटों पर लगे थे, किंतु माइक ने इस बात की परवाह नहीं की। धाएं धाएं 2 बार रिवॉल्वर सीधी करके गोली चला दी। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के सीने में 2 सुराख होते चले गए, जिनमें से खून बहने लगा।
राइफलें हाथों से छूट गईं और धरती पर गिरते ही समाप्त हो गए। रिवॉल्वर हाथों में लिए धीरे धीरे सब पेड़ों की ओर से निकले। माइक भागने की तैयारी कर रहा था कि सब चौंक गए। आकाश में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंजी तो उसका मतलब उनकी खोज शुरू हो गई है। अपनी जान बचाओ माइक, गोरखा ठंडे स्वर में बोला। आइंदा गोरखा के रास्ते में मत आना, वरना बच नहीं सकोगे। इस बार तुम सिर्फ इसलिए बच रहे हो कि तुमने मेरे साथी की जान बचाई है। माइक ने हाथ को झटका दिया और एक और तेजी से भागने लगा। फिर वह चारों एक और भागे। करीब 10 मिनट तक भागते रहे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हेलीकॉप्टर जंगल में उतर रहा हो, लेकिन उनके लिए अब कोई खतरा नहीं था। सामने नदी बह रही थी, आसपास पेड़ थे। वो नदी जंगल के बीच में से गुजरती हुई दूर तक जा रही थी। तभी उन्होंने माइक को देखा, जो कि कुछ दूरी पर नदी में कूद रहा था। कविता कत्याल कूदने में हिचकिचाई। पानी में डायरी के भीग जाने का खतरा था। फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चारों पानी में कूद पड़े और सांस रोके धीमे धीमे पानी के अंदर ही तैरते हुए आगे बढ़ने लगे। और ये कहानी समाप्त। दोस्तों, ये कहानी देवराज चौहान के नाम पे बेची गई। कहानी तो ये गोरखा की थी, और गोरखा जैसी ही फालतू सी कहानी थी। न जाने क्यों मुझे मजा नहीं आया। खैर, समय बिताने के लिए ये भी ठीक थी। खामखा का ये जो स्पाई नेटवर्क होता है ना, ये स्पाई कैसे काम करते हैं आम आदमी सोच भी नहीं सकता। खैर, चलो, उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों को अच्छी तो लगी होगी, और नहीं तो समय बीता होगा। बताइएगा अपने विचार। तो एक और अच्छी कहानी लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।